हेलो बच्चों। तो होप तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सब बढ़िया जा रहे होंगे और मैं कामना करता हूं ऊपर वाले से कि जो भी बचे हुए एग्जाम्स हैं वो भी बहुत अच्छे से जाएं। अब हमारा जो मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके लिए 5 दिन रह गए हैं और इन 5 दिनों में हम किस तरह से इस जो 5 दिन का टाइम है उसको इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं और किस तरह से हम कहाँ से हम लोग रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमको रिसोर्सेस मिल सकते हैं और किस तरह से हम लोग बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान देने वाला। तो यार मैंने भी जब अपना जो स्कूल का टाइम है, जो तुम्हारा 11th-12th का जो एग्जाम का जो टाइम होता है, 12th बोर्ड मैंने भी दिया था अपने स्टेट बोर्ड से और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में क्योंकि मैंने भी उस समय एग्ज़ाम दिया तो मेरी रैंक लगी थी, स्टेट बोर्ड रैंक लगी थी 4th। तो मेरे पास भी टाइम कम था क्योंकि मैं भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, टाइम कम था। मैंने भी उस समय उसी इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज करके ये रैंक अचीव किया। बाद में जाके मैंने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल स्ट्रेटेजी है, बट ये स्ट्रेटेजी तुम किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैं इस एग्जाम के लिए जो फिजिक्स का एग्जाम है उसके लिए स्पेसिफिक कुछ बातें बताऊंगा, जैसे शेड्यूलिंग, रिसोर्सेस कहाँ से हमें लेने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कि क्या मैं इस वीडियो को देख के 70 में से 70 लेके आ जाऊंगा, ऐसा मैं दावा कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी तुम भी समझ रहे हो, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे कि जिन्होंने अभी बिल्कुल एग्जाम की तैयारी नहीं करी होगी, ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे। ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने पूरी साल मेहनत की होगी, है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलते हैं फिजिक्स में, उनको बस पासिंग मार्क्स चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, जो भी मेरे अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे इस तरह के सारे बच्चे देख रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि 70 में से 70 लेके आओगे तुम, हाँ। लेकिन ये जो 5 दिन है इसको तुम किस तरह से बेहतर यूटिलाइज कर पाओगे, किस तरह से तुम कहाँ से तुमको रिसोर्सेस लेने हैं, किस तरह से तुमको प्लानिंग करनी है अपने जो भी स्टडी की, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो एक चीज तो है कि तुम अभी से 5 दिन अगर ये शेड्यूल फॉलो करते हो, ये चीज फॉलो करते हो पूरी स्ट्रेटेजी, तो अभी से 5 दिन में जो तुम अपना बेस्ट दे सकते हो वो अपना बेस्ट तुम लेके आओगे। मैं बिल्कुल ऐसा दावा नहीं करता क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है यार। अभी कोई चाहेगा कि बस बिल्कुल 5 दिन में पढ़ के मैं 70 में 70 ले आऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है। ये तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन तुम खुद ही जानते हो। देखो किसी की प्रायोरिटी है भाई, कोई पूरे साल भर तैयारी कर रहा है किसी चीज के लिए, समझ लो किसी ने पूरे बोर्ड में जान लगा दिया है। अब एक किसी दूसरे की प्रायोरिटी, कुछ ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे बस 75% ऐसा चाहिए, है ना। उसका फिजिक्स किसी का वीक हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान में लेके हम लोग चलेंगे और मैं सबके लिए बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको अपने आप को 5 दिन में बेहतर पोजीशन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज है वो है प्लानिंग। अगर तुमने प्लानिंग नहीं की, ये 5 दिन का टाइम ऐसे ही तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, है ना। इधर उधर से पढ़ते रह जाओगे, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से हमें फॉलो करना है, क्या क्या चीज हमें करना है, उसका प्लानिंग करना। देखो प्लानिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना टारगेट सेट करना पड़ता है कि तुम्हारा टारगेट किस तरह से, क्या क्या तुम्हारा टारगेट है। और ऐसे टारगेट्स जो कि टाइम बाउंड हो, मतलब अभी 5 दिन का टारगेट है तो तुमको छोटे छोटे टाइम में उसको टुकड़ों में बांटना है और उसमें उस टारगेट को तुमको अचीवेबल टारगेट लेना है। जैसे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरा आज का टारगेट है मैं सारे 1 से 14 सारे चैप्टर्स आज ही खत्म कर दूंगा, ऐसा टारगेट नहीं ले सकते। वो टाइम बाउंड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हें प्लानिंग करना है। मैं बताता हूं कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी की बुक है, हमें सबको पता है कि उस एनसीईआरटी बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आने हैं, इससे बाहर तो नहीं आएगा क्वेश्चंस, है ना। इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी बुक तो है, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस, हमारे पास दिन है 5। ठीक है, तो हम लोग को कुछ इसको प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्लान। देखो अभी हमारे पास टोटल इतने चैप्टर्स जो हमारे जो सीबीएसई ने रिलीज किया हो उसमें हमारे पास में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। उसको अलग अलग इसने यूनिट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हम लोग यहां से देख सकते हैं हमारे पास यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है यूनिट। अब सबसे ज्यादा मार्क्स जो दिख रहे हैं मुझे जहां पर, वो देखो कौन कौन सी जगह पे तुम कम मेहनत में, देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है ना, अपने आप को सेफ साइड में। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम लिख रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तुम्हारा टारगेट है, तुम फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, सेकंड रैंक, अंडर 100 लेके आना चाहते हो, अंडर 1000 लेके आना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेक्शन तुमको सिक्योर करना है। उसी तरह से अभी जो तुम तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो तुमको ये सिक्योर करना है कि मैं पासिंग मार्क तक अपने आप को लेके जाऊं पहले।
है ना। तो उस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है। तो अगर इस मॉड्यूल में से तुमको लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है मेरा, है ना, जैसे किसी के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, अगर इसने इसको पढ़ रखा है पूरी तरह से तो 7 नंबर उसके हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो तुमको अपने स्ट्रेंथ्स को कंप्लीट करना है, स्ट्रेंथ्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। जो चैप्टर तुमको लगता है कि हाँ इस चैप्टर में मुझे भरोसा है, उस चैप्टर को, उस मॉड्यूल को सबसे पहले टारगेट करना है। अगर तुम्हें सब कुछ अगर एवरेज लगता है तो मैं एक अलग तरीका बताता हूं जिससे कि कौन कौन से तुम सबसे पहले कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम नंबर बटोरने के लिए कम मेहनत में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये फिक्स करेंगे कि हम लोग सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन नहीं मतलब हम पासिंग मार्क्स तक लेके जाएं पहले अपने आप को, पहले उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, फिर उससे ऊपर लेके जाएंगे कि हम लोग 60% 70% लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग 100% की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हमें तैयार करना होगा। तो मुझे जहां तक लगता है जो चैप्टर इसमें से सबसे आसान चैप्टर है ना, वो है ये वाले यूनिट मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है। मैं बताऊंगा तुमको रिसोर्स कहां से लेना है, बट ये जो चैप्टर है इसको तुम अगर तुम्हारी कोई प्रायोरिटीज अगर नहीं है कि मतलब मुझे ये चैप्टर अच्छा लगता है ये नहीं, तो इसको पहले टारगेट कर सकते हो। ये 12 नंबर तुमको बहुत आसानी से देके जाने वाले, है ना। 12 नंबर यहां से तुम आसानी से बटोर सकते हो कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट है ना, जो नेक्स्ट आसान, मतलब अगर तुमको रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत भी सही लगता है तो मेरे जो नेक्स्ट जो मुझे लगता है इन चैप्टर से तुम अगला बटोर सकते हो नंबर, है ना। ये वाला, ये पहले मेरे हिसाब से ये पहला नंबर जाना चाहिए, ये दूसरा नंबर जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम देख सकते हो, बट पहले तो ये देखो, इसमें आराम से तुम 12 नंबर बटोर सकते हो इस मॉड्यूल से। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे तुम इसमें कर सकते हो, एक दूसरे सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना, बहुत आसानी से तुम इसमें से ये नंबर बटोर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, है ना। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा सारा तुमको कि कहां से खत्म करना है, फटाफट से खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो 8, 9, 10 मेरे हिसाब से ये दूसरा नंबर तुम ले सकते हो। तीसरा नंबर में मेरे हिसाब से तुमको जाना चाहिए इन तीनों चैप्टर्स के लिए, ये तीसरा प्रायोरिटी होना चाहिए। 16 नंबर तुम यहां से बटोर सकते हो, है ना। तीसरा नंबर ये प्रायोरिटी, चैप्टर 1, 2, 3 सीक्वेंस में सारा खत्म करेंगे, है ना। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला, है ना। अगर ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चौथा नंबर पे इस प्रायोरिटी में ले लो। और उसके बाद लास्ट, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत वास्ट है, इसको तुम लास्ट में रखो, है ना। तो पहले इसको इस सीक्वेंस में अगर हम लोग खत्म करेंगे, अगर तुम्हारा कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सीक्वेंस में हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से तुम पहले प्रॉपर्ली प्लान कर लो कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर में पहले तुमको फोकस करना है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेस की। तो एक बहुत ही बढ़िया तुमको मैं गोल्ड माइन बताता हूं, है ना, जहां से तुम सब कुछ पूरा का पूरा जो 12th का जो तुमको सिलेबस है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 वन शॉट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये एक चैनल है फिजिक्स सिद्धांत करके, ये चैनल है फिजिक्स सिद्धांत, मेरा ही चैनल है। और इसमें तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में यहां पर भी जाओगे ना, पहले ही जो इसके चैनल के पेज में, तो यहां पर तुमको एनसीईआरटी वन शॉट क्लास 12th कंप्लीट दिखेगा, इस पे क्लिक कर सकते हो और यहां पर तुम सारे वीडियोस तुमको इस तरह से मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि यहां पर मैंने ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग और रे ऑप्टिक्स अलग, इसलिए 2 पार्ट में उधर आ गया है ना। तो तुमको सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो यहां पे वन शॉट में मिलेंगे। अभी वो समय बिल्कुल नहीं रह गया है कि हमें पता है कि एनसीईआरटी बेस्ट रिसोर्स है, लेकिन अभी तुम एनसीईआरटी इतना बड़ा है, तुम एनसीईआरटी लेके अभी बैठ नहीं सकते हो, है ना। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा एनसीईआरटी तुमको लाइन टू लाइन ये सारे वीडियोस में, वन शॉट वीडियोस में तुमको मिल जाएंगे, इस चैनल पे सारे मिलेंगे, सब कुछ लाइन टू लाइन, सब कुछ एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है, बस तुमको वो चीज फॉलो करना है ना। और अगर तुम एनसीईआरटी बीच में रेफर करना चाहते हो तो लेके बैठ जाओ, एनसीईआरटी भी साथ में लेके बैठ जाओ, तुमको वो भी कवर हो, वो तुम देखोगे साथ साथ में एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं तुमको रिसोर्स का बताया। अगर तुमको कोई और रिसोर्स लगे जहां से तुम वन शॉट खत्म करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियोस वहां से भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है शेड्यूलिंग। अब ये जो 5 जो दिन है हमारे पास, 5 डेज, अब हमें इसमें थोड़ा शेड्यूल करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग
इसका रोड मैप किस तरह से लेके जाए। तो तुमको डे 1 बनाना पड़ेगा कि मैं डे 1 में क्या क्या खत्म करूंगा। देखो अभी तुम्हारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। अब 14 में से मैंने जैसे जिस हिसाब से यहां पर बताया तुमको कि ये तुम्हारा सीक्वेंस है, फर्स्ट में ये खत्म करो, सेकंड में, तो इस हिसाब से तुमको टारगेट करना है कि मैं हर दिन मुझे 4 चैप्टर्स करने हैं, हर दिन 4, डे में 4 चैप्टर्स आएंगे, है ना, 4 चैप्टर्स होंगे। उसके बाद 4 चैप्टर्स डे 2 में भी 4 चैप्टर्स ले लेने तुमको अपने जो भी मॉड्यूल के हिसाब से। डे 3 में भी 4 चैप्टर्स ले लेने, 4 8 4 12, और डे 4 में 2 चैप्टर्स रखने हैं। या फिर कोई अगर बैकलॉग हो गया, कोशिश करो कि बैकलॉग ना हो, है ना, तो उसमें प्लस बैकलॉग वहां जो भी कभी अगर छूट गया जो तुमने प्लान किया था उसके हिसाब से, तो यहां पर तुमको वो चीज खत्म करना है डे 4 में। और डे 5 में क्या करना है, डे 5 में करना है तुमको रिविजन्स में क्या करने हैं, रिविजन्स में तुमको सारे डेरिवेशंस खुद से करके देखने हैं, है ना, डेरिवेशंस करने हैं, और जो भी फॉर्मूले हैं वो याद करना है। फॉर्मूला, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डेरिवेशंस है वो साथ साथ में लिखते चलो। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे, जब वन शॉट्स देख के चल रहे हो, तो उस समय लिखते चलो सारे डेरिवेशंस और फॉर्मूले, और ये सारे चीज तुमको डेरिवेशंस एंड फॉर्मूले डे 5 में रिवाइज करने। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रॉपर प्लान होगा। और एक चीज हम ध्यान रखना है कि कैसे करना है, हमें अपने आप को बिल्कुल इसमें ये रखना है कि हम लोग ये चीज डिटर्मिनेशन रखना है कि हमें खत्म करना है। ये हमने डे 1 में 4 चैप्टर की प्लानिंग की है, वो हमें खत्म करना है। और हमेशा अपने आप को टारगेट देना चाहिए। अभी तो तुमको देना ही पड़ेगा, टारगेट देना ही पड़ेगा। और हर दिन तुम यहां पर डे 1 में जैसे ही खत्म करोगे ना, उसको कहीं पे लिखो। तो बेस्ट प्लेस है तुम यहां पर आके मुझे बताओ, यहाँ के कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि हाँ सर, ये डे 1 में मैंने इतने 4 चैप्टर्स ये चैप्टर्स खत्म कर दिए। ठीक है, तो तुम्हें भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा कि हाँ मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। डे 2 में आओ, मैंने ये 4 चैप्टर खत्म कर दिए। डे 3 में आओ, मैंने ये खत्म कर दिए। तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा जब तुम किसी चीज को लिखते हो। जैसे कोई क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक में तुम टिक मारते हो, जब हो जाए तो क्या होता है, टिक मारते हो, तो वो जो तुमको सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलता है वो तुम्हें और इंकरेज करता है चीजों को करने के लिए, है ना। तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा तुम्हारे लिए कि हाँ मैंने ये चीज खत्म किया। तो वो तुमको उस डे में आके बताना है कि यार ये मैंने खत्म कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से तो हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे। पूरा का पूरा डे 1 2 3 4 का शेड्यूल रहेगा। 5 में हमारा रिवीजन का शेड्यूल रहेगा। ये 5 दिन का हमारा टोटल इस तरह से प्लान होगा। टाइम मैनेजमेंट, तो जो भी हमारा जो ये 5 दिन का जो टाइम है उसका मैनेजमेंट में तो मैंने तुमको बता दिया। इसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे इसका, तो बहुत बार ये गड़बड़ हो जाती है कि टाइम हमारे लिए कम पड़ जाता है। एग्जाम के टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, जब तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे लिखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश करो। जैसे तुम देख रहे हो, सपोज कोई वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेड में लेट के उसको देखना शुरू कर दिया और खत्म कर रहे हैं वन शॉट। ऐसा नहीं करना है ना, बेड में लेट के या फिर इधर उधर करके नहीं। तुम्हें पेन और कॉपी लेके जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, या फिर जहां से भी तुम लेक्चर देख रहे हो, या फिर जहां से भी वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें लिखते जाना है, वो चीज लिखते जाना है। जैसे मैं कोई डेरिवेशन कर रहा हूं, तुमको पॉज करना, खुद से एक बार डेरिवेशन कर ले, देखो तुम कहां पे अटक रहे हो। अगर तुम वहां से देख के भी कर रहे हो तो वापस से, जब एक बार डेरिवेशन मैंने कर लिया तो वापस से तुम खुद से भी एक बार डेरिवेशन करके देखो कि तुमसे डेरिवेशन हो पा रहे हैं या नहीं। तो डेरिवेशन से फॉर्मूले को बार बार जब मैं बता रहा हूं तो लिखते रहो, बीच में ऐसा लिखते रहो। जो वर्ड्स बोल रहा हूं वो भी तुम लिखते रहो, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं वो भी लिखते रहो। तो लिखने से क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेमोरी अच्छी होगी, और दूसरा जब तुम एग्जाम में स्टक हो जाओगे तो मतलब तुम्हारे हाथ खुद से खुद चलने लगेंगे, है ना, कि हाँ इसके बाद का ये स्टेप था, इसके बाद का ये स्टेप था। तो इस तरह से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो लिखो, जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा। मैंने भी यही यूज किया था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो मैं मॉक टेस्ट पेपर निकालता था। तो अगर तुम्हारे पास मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट जरूर देना, है ना। जब एक बार पूरा हो जाए, 4 दिन का तुम्हारा पूरा हो जाए, तो मॉक टेस्ट 5वें दिन एक बार एक दे दो। तो तुम्हारा थोड़ा टाइम का वो भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस पे, वो सब तुम्हारे में वो चीज आ जाएगा। तो वो चीज करना है। तो मैंने भी यही यूज किया था, मैं बहुत लिखता था, मतलब मॉक टेस्ट ऐसा करके। तो मुझे पता था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे ये चीज लिखना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहाव में बच जाते हैं, बहुत ज्यादा लिखने लग जाते हैं। तो वो चीज भी रेस्ट्रिक्ट करना है, टू द लिमिट रखना है, कम भी नहीं लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में तभी अच्छा हो पाएगा जब तुम अभी से अपने उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे।
मैप बनाना है अपने दिमाग में कि मुझे इसमें ये डायग्राम डालना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसके ग्राफ बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, मुझे ये डेरिवेशंस है तो ये स्टेप्स इसमें मिस नहीं करना है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पर से तुमको लेके जाना है। तो होप तुम्हारे लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है। और अगर कुछ भी तुमको लगता है कि कुछ हाँ इससे रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर एग्ज़ाम को लेकर अगर कुछ है, तो हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर भी तुम जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ठीक है, वीडियो को फिर लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।